मनोहर जी और शांति जी की उम्र 70 पार कर चुकी थी। वे उम्र के इस पड़ाव पर आ चुके थे कि जहाँ से आगे बढ़ने के लिए उन्हें स्वयं सहारे की आवश्यकता महसूस हो रही थी। शांति जी पहले ही बिस्तर पकड़ चुकी थी। ऐसे में खेत खलिहान को देखने वाला कोई शेष नहीं बचा था। जब तक शरीर चलता रहा, मनोहर जी ने खेत खलिहान संग अपने दोनों बेटे मनोज और अमित की शिक्षा दीक्षा में कोई व्यवधान नहीं पड़ने दिया। परिणाम हुआ कि बड़ा बेटा मनोज सरकारी विभाग में अच्छे पद पर आसीन हो गया और छोटा बेटा अमित की भी नौकरी शहर की नामी कंपनी में लग गई। अब दोनों बेटे अपनी ज़िंदगी में इतने लीन हो गए कि किसी को भी अपने बूढ़े माँ बाप की याद भी नहीं आती। उन दोनों में से किसी को भी इसकी चिंता नहीं कि उनके माँ बाप गांव में कैसे हैं। मनोहर जी ने कभी इसकी चिंता नहीं की कि उनकी औलादें उन्हें क्यों नहीं पूछ रही। वे अपने गांव और खेत खलिहान में ही मगन रहते। जब दोनों पति पत्नी शरीर से असहाय हो गए तो उनको भी बेटे की उपेक्षा महसूस होने लगी, क्योंकि जीवन की गाड़ी को खींचना ही था। गांव की बेटी मालती को अपना सहारा बना लिया, जो उन लोगों की सेवा टहल अपनी माँ पिता समझकर कर रही थी। मगर शादी के बाद उसे भी अपने घर जाना ही था, सो वो चली गई। अब मनोहर जी और शांति जी की खोज खबर लेने वाला कोई भी नहीं था। किसी तरह वे दोनों बुढ़ापे की गाड़ी खींच रहे थे। समय बीत रहा था। एक दिन अचानक मनोहर जी की सेहत काफ़ी बिगड़ गई, तो उनके गांव में रहने वाले शंभू चाचा ने उनकी जानकारी उनके बेटों तक पहुंचा दी। पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलते ही दोनों बेटे तत्काल गांव पहुंच गए। पिता मनोहर जी की दशा देखकर उनके स्वास्थ्य से अधिक उन दोनों को यह चिंता सताने लगी कि अगर पिताजी को आगे कुछ हो गया तो गांव की ज़मीन को निकालना भी एक मुसीबत हो जाएगी। इनके बाद इन ज़मीनों की सुरक्षा करने वाला भी गांव में कोई नहीं रह जाएगा। मनोज और अमित ने आपस में सलाह मशविरा करके ये फैसला लिया कि अच्छा होगा पिताजी के रहते ही सारी ज़मीन बेचकर शहर में अच्छा मकान ले लिया जाए। दोनों भाइयों ने पिता मनोहर जी के सामने ये बात रखी। अस्वस्थ पिता के सम्मुख अपना प्रस्ताव रखते हुए उन्हें बिल्कुल हिचक नहीं हुई। असहाय मनोहर जी अपनी पुश्तैनी जमीन अपने जीते जी बेचने के पक्ष में नहीं थे। वे बोले, मेरे न रहने के बाद तो गांव की सारी संपत्ति तुम लोगों की ही होगी। उस समय तुम लोगों के मन में जो अच्छा लगेगा करना। अभी ऐसा ना सोचो तो ठीक रहेगा। इस पर मनोज ने कहा, पिताजी, जो काम कल करना ही है उसे आज ही करने में क्या हर्ज है। मनोज की बातों से छोटे बेटे अमित को भी कुछ बल मिला। उसने बड़े भाई मनोज की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि पिताजी, अब आपका शरीर तो खुद आपका साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में खेत खलिहान का काम कहाँ से करेंगे। दोनों बेटों की बातों से मनोहर जी को उनके अंदर से स्वार्थ लिप्सा की गंध आ रही थी। इस कारण वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। पिता मनोहर जी को शांत देखकर छोटे बेटे अमित ने कहा, पिताजी, आप बेकार में ज़मीन का मोह कर रहे हैं। आप और माँ यहाँ गांव में अकेले रहकर क्या करेंगे। इससे छुटकारा लेकर शांति से हम लोगों के साथ शहर में रहें। सही यही रहेगा कि यहाँ की ज़मीन बेच दी जाए। बेटों की बात सुनकर वे अब स्वयं को असहाय पा रहे थे। शरीर के साथ परिस्थितियाँ भी बेटों के असहयोग के कारण विपरीत दिखने लगी थी। ऐसे में लाचारी और बूझे मन से मनोहर जी बोले, ठीक है, जो तुम लोगों को सही लगे करो। पिता मनोहर जी की सहमति मिलते ही दोनों मनोज और अमित बहुत खुश हो गए। दोनों उन्हें छोड़कर अपने गांव के जमींदार धनीराम के पास पहुंचकर जमीन बेचने की बात चलाई तो धनीराम ने कहा, बेटा, इतनी जल्दी क्या है। पहले अपने पिता मनोहर जी को साथ ले जाकर शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं। वह स्वस्थ हो जाएंगे तो स्वयं फिर गांव आकर जो करना उचित लगेगा करेंगे। मनोज और अमित को उनकी बातें नहीं जमी। उनकी स्वार्थ लिप्सा इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें माँ बाप के स्वास्थ्य से अधिक जमीन से प्राप्त होने वाले धन की चाह दिख रही थी।
जिसके सहयोग से भौतिकता की सभी सुख सुविधाओं को पाने की चाह मन में पाल रखी थी। ऐसे में किसी की और सलाह कहाँ से सुहाती। उन्होंने पिता मनोहर जी से कहा, पिताजी, आप धनीराम जी से बात करके जमीन बेचने में अपनी सहमति दे दीजिए। मनोज और अमित की बात सुनकर मनोहर जी कुछ कहना चाहते थे कि उससे पहले ही छोटा बेटा अमित बोल पड़ा, पिताजी, हम लोग तो यह सोच के आए थे कि अपने साथ ले चलेंगे और वहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए, पर बिना आपके यहाँ ज़मीन का सौदा कौन करेगा। ज़मीन जायदाद के कागज पत्तर उन्हें दिखाना होगा। अभी हमें शहर अपने काम पर जाना होगा। बात पक्की हो जाएगी तो सूचना दे दीजिएगा, हम लोग तुरंत आ जाएंगे। मनोहर जी क्या कहते, वह तो सोच रहे थे कि बेटों के साथ शहर जाकर अपना और शांति का ठीक से इलाज कराएंगे, जिससे जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो और फिर शांति को उनके पास ही छोड़कर कुछ दिनों के लिए गांव आकर यहाँ का भी सब काम देख लेंगे। इसलिए वे मौन ही रहे। मनोहर जी के मुख से कुछ नहीं निकला तो बड़ा बेटा मनोज बोल पड़ा, पिताजी, आप इतना क्या सोच रहे हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? क्या बोलूं? छुट्टी खत्म हो गई है तो तुम लोगों को वापस अपनी नौकरी पर जाना ही होगा। हताश मन से मनोहर जी ने जवाब दिया। अभी बेटों को वापस गए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि गांव से जमींदार धनीराम का संदेश मिला कि ज़मीन के खरीदार मिल गए हैं। तुम लोग गांव आकर अपने पिता को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस जाकर ज़मीन खरीदार के नाम करा दो और वहीं पैसा भी प्राप्त कर लो। संदेशा मिलते ही मनोज और अमित ने देर न करते हुए गांव पहुंचने का इरादा बनाया और दूसरे दिन ही वे दोनों गांव पहुंच गए। एक बार भी माँ और पिताजी के अस्वस्थता का उन्हें ख्याल नहीं आया। जमींदार धनीराम के सम्मुख उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पिता मनोहर जी को लेकर वे दोनों रजिस्ट्री ऑफिस गए, जहां जमीन बेचने और खरीदने की औपचारिकताएं दोनों पक्षों ने पूरी की। जमीन का मूल्य धनीराम जी ने बड़े बेटे मनोज को सुरक्षा की दृष्टि से सौंपवा दिया। घर आकर मनोज और अमित ने आपस में सोच विचार कर निर्णय लिया और पिता मनोहर जी से कहा, पिताजी, जमीन का इतना पैसा यहाँ रखना सही नहीं होगा, इसलिए कल ही हम लोग शहर लौटकर वहाँ बैंक में जमा कर देते हैं। फिर जैसा आप कहेंगे वैसा किया जाएगा। दोनों ने अपनी बात समाप्त की कि मनोहर जी बोल पड़े, बेटा, अब तो गांव में कुछ बचा नहीं है। अच्छा होता तुम लोग एक दिन बाद जाते तो हम लोग भी घर किसी को सौंप कर वहीं तुम्हारे साथ शहर चल के रहते। पिता का प्रस्ताव सुनते ही दोनों के सम्मुख विकट समस्या खड़ी हो गई। दोनों में कौन इन लोगों को अपने साथ वहां रखेगा और सेवा सत्कार करेगा? कोई यह करने को उन्मुख नहीं था, क्योंकि माँ बाप अब दोनों के लिए बोझ और बैरी लगने लगे थे। इसलिए इससे मुक्ति के लिए दोनों भाइयों ने मिलकर कुचक्र रच डाला। पहले बड़े बेटे मनोज ने कहा, पिताजी, हम लोगों की छुट्टी समाप्त हो गई है, कल सुबह जाना ही पड़ेगा, इसलिए आप लोग कुछ दिन यहीं और रुक जाएं और इस घर को भी किसी के हाथ बेच दें। आखिर शहर जाने के बाद आप लोगों की इसकी चिंता सताती ही रहेगी। अच्छा होगा सबसे मुक्त होकर एक साथ शांति से शहर में रहें। इतना कहने के साथ उसने पिता की ओर एक कागज़ पर कुछ लिख कर बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए, हम लोगों का दिल्ली वाले घर का पता। आप लोग गांव का सब काम समाप्त कर वहां आ जाइएगा। हम लोग वहां स्टेशन पर लेने आ जाएंगे, नहीं तो यह पता पूछकर आप लोग भी खुद आ सकते हैं। दोनों बेटों की प्रतिक्रिया मनोहर जी को असहज कर रही थी, पर उम्र की लाचारी ने उन्हें सब कुछ देखने सुनने के लिए विवश कर दिया। बोले, ठीक है। उत्तर में छोटे बेटे अमित ने कहा, कल सोमवार है, हम लोग लौट जाएंगे। आप उसके बाद के सोमवार को ट्रेन पकड़कर दिल्ली ही आ जाइएगा, हम लोग स्टेशन पर ही मिल जाएंगे। इतने दिन में यहाँ का काम भी समाप्त हो जाएगा। उम्र के बोझ में मनोहर जी को एक यंत्र बना दिया था, केवल आदेश पालन करने की ही स्थिति में रह गए थे, अपनी बात करने की स्थिति में नहीं थे। बेटों ने कागज दिया
तो उसे बिना देखे और पढ़े रख लिया। वैसे भी उनकी बूढ़ी आंखें साफ पढ़ने की स्थिति में नहीं रह गई थी। सोचा कि जब दिल्ली जाऊंगा तो दोनों बेटों में से कोई ना कोई उन लोगों को लेने तो आएगा ही, फिर इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। ज़रूरत पड़ भी गई तो किसी को दिखाकर पता पूछ लूँगा। दोनों बेटे वापस दिल्ली लौट आए। सप्ताह बीतता गया। मनोहर जी ने दुखी मन से घर की चाबी अपने पटीदार सेवालाल को देकर उन्हीं के सहयोग से स्टेशन पर आकर रामपुर से दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। जैसे ही ट्रेन उनके गांव की स्टेशन चली, उनके आंखों में आंसू आ गए। शांति जी ने उन्हें हिम्मत दी, यह जानते हुए कि यह धरती शायद अब फिर कभी देखने को ना मिले। दूसरे दिन ट्रेन सुबह ही स्टेशन पर पहुंच गई। मनोहर जी और शांति जी सामान के साथ प्लेटफॉर्म पर ही बेटों का इंतजार करते रहे। जब सभी सवारी वहां से बाहर निकल गए तो उन्होंने भी यह सोचकर कि छुट्टी मिलने में देरी हो गई होगी, इसलिए जल्दी नहीं आ पाए। अच्छा होगा स्टेशन के बाहर होकर उनका इंतज़ार करूं। सुबह से दोपहर हो गई पर बेटों की कोई झलक न दिखी तो निराश होकर बेटे के दिए हुए कागज़ को निकाला और पास ही खड़े एक रिक्शे वाले को दिखाकर कहा, हम लोगों को इस पते पर पहुंचा दो, जो किराया होगा ले लेना। कागज़ लेकर रिक्शे वाले ने उसे पढ़ा, फिर उन्हें देखकर सवाल किया, बाबा क्या आपकी कोई संतान नहीं है क्या? मनोहर जी ने विवशता भरे लहजे में कहा, मेरे 2 बेटे हैं। यह पता उन्हीं लोगों का है जहाँ चलने को कह रहा हूँ। बाबा आपके बेटे यहाँ क्या करते हैं? दोनों यहाँ अच्छे पद पर हैं। अफसोस भी जताया, इसके पहले यहाँ आने का कभी मौका ही नहीं मिला, इसलिए घर नहीं देख पाए, पर दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बेटों ने ही यही लिखा है। हाँ, मेरी आंखें पढ़ नहीं पाती, नहीं तो मैं ही पढ़कर तुम्हें बता देता। मनोहर जी की बातों को सुनकर रिक्शा वाला बहुत दुखी हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन लोगों को कैसे बताए कि इसमें घर का पता नहीं, कुछ और लिखा हुआ है। उन लोगों को सच बताने का साहस नहीं जुटा पाया। सोचा अच्छा होगा यहाँ से हट ही जाऊं। इसलिए कागज उन्हें वापस लौटाते हुए कहा, बाबा मैं अभी कुछ दिनों से ही इस शहर में रिक्शा चला रहा हूँ, इसलिए इस जगह को नहीं जानता। युवा रिक्शे वाले की बात सुनकर उन्हें बहुत निराशा हुई, पर हताश नहीं हुए। उन्हें उम्र दराज रिक्शा वाला दिखा। आशा जगी कि शायद इसे पता हो। उसे कागज़ देकर लिखे पते पर पहुंचाने का अनुरोध किया। उम्र दराज रिक्शा वाला समाज में आए बदलाव और रिश्तों का अवमूल्यन काफ़ी नज़दीक से देख रहा था। कागज़ पढ़ते ही वही सवाल किया जो पहले वाले ने किया था, काका जी आपकी कोई संतान नहीं है क्या? क्यों बेटा, यह पता कागज़ पर किसने लिखा है? मेरे बड़े बेटे ने, मनोहर जी ने स्पष्ट किया। मनोहर जी की बात सुनकर रिक्शे वाले की आंखें शब्दों को पढ़कर फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि किसी के बेटे ने अपने पिता के लिए यह शब्द लिखे हैं। तभी तो उसने सवाल किया, काका क्या गांव आपको अच्छा नहीं लग रहा था जो यहाँ चले आए? नहीं बेटा, मेरा मन तो गांव छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं था, पर बेटों ने जिद किया कि यहाँ आप लोग अकेले कैसे रहेंगे इस उम्र में, इसलिए उन्हीं लोगों के कारण यहाँ आना पड़ा। गांव में तो आपकी खेती बाड़ी होगी ही, उसे अब कौन देखेगा? अच्छी खासी थी, पर 1 सप्ताह पहले ही बेटों ने सब बिचवा कर पैसों के साथ आ गए थे और मुझे 1 सप्ताह बाद इसी पते पर आने को कह गए थे। मनोहर जी के भोलेपन को देखकर रिक्शे वाले को उन पर दया आ रही थी। साथ ही बेटों के मुंह में पड़कर नारकीय जीवन जीने की स्थिति आने के लिए उन पर क्रोध भी आ रहा था, पर वह कर भी क्या सकता था। शहर की नारकीय से तो अच्छा होगा ये लोग गांव लौट जाएं। वहाँ कोई ना कोई दया दिखाकर उन्हें अपने घर शरण जरूर दे देगा। इन्हीं भावों को लेकर वह रिक्शे वाले ने पूछा, काका आपने पढ़ा इसमें क्या लिखा है? बेटा आँख से साफ नहीं दिखता, इसलिए बिना पढ़े रख लिया था। तुम ही बताओ क्या लिखा है? मनोहर जी और शांति जी ने विवशता दर्शाई तो रिक्शा वाला बोला, काका इस कागज़ पर लिखा है कि
यह दोनों लोग असहाय हैं, इनकी कोई संतान नहीं है। पत्र पढ़ने वाले अगर इन्हें किसी वृद्धाश्रम में पहुंचा देंगे तो बहुत पुण्य का काम होगा। कागज पर लिखे शब्द को सुनकर मनोहर जी और शांति जी के आंखों से आंसू बह निकले। शांति जी तो बेहोश होते होते बची। अपने कोख से जना इतना बड़ा झूठ बोलेगा? कुछ पल तक दोनों को समझ ही नहीं आया अब क्या किया जाए। कुछ देर बाद मनोहर जी ने अपने दिल को मजबूत किया और रिक्शे वाले से कहा, बेटा तुम्हें कष्ट ना हो तो कागज पर लिखे स्थान पर हम लोगों को पहुंचा दो, जो भाड़ा होगा हम दे देंगे। काका भाड़े की बात आप ना करें, मेरी सलाह मानो तो अच्छा होगा आप लोग गांव लौट जाएं। हम आप लोगों को ट्रेन पर बैठा देंगे। उस रिक्शे वाले ने मानवता दिखाते हुए सलाह दिया। नहीं बेटा, अब गांव भी जाकर क्या करूँगा? क्यों? बेटों ने तो गांव में कुछ नहीं छोड़ा है मेरे लिए। वापस जाऊंगा तो लोगों को क्या कहूँगा? इसलिए लौट आया कि बेटे अपनी स्वार्थ लिप्सा में इतना गिर गए कि उन लोगों ने अपना पता देने की जगह असहाय वृद्धाश्रम पहुंचाने के लिए अज्ञात व्यक्ति को पत्र लिख दिया था। अपनी विवशता को दर्शाते हुए अनुरोध भी किया, बेटे तुम दया कर हम लोगों को उसी जगह छोड़ दो जहां इस कागज में लिखा है। शेष जीवन हम लोगों का अब वहीं किसी तरह कट ही जाएगा। गांव के लोग भी यही सोचेंगे समझेंगे कि हम लोग अपने बेटों के साथ खुशी से रह रहे हैं। इस प्रकार यह गलत संदेश गांव के लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा कि संपन्न बेटों ने स्वार्थ में अपने माँ बाप का सब कुछ लेकर अनाथ वृद्धाश्रम में उन्हें रहने को भिजवा दिया। बूढ़े असहाय माता पिता की दुर्गति देखकर उस रिक्शे वाले की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मन ही मन अपने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस तरह के कलयुगी औलाद को कभी चैन की नींद ना मिल पाए और उनके औलादे उन्हें ही उनके कर्मों का सही फल दे। दोस्तों, ये दुख भरी कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।